नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विथ रितेश में। तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। तो चलिए प्यारे मित्रों, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में, खेड़ा में, भावनगर में या राजकोट में? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ पे काफी ज्यादा ये वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है। जी हाँ, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी प्रिय छात्रों को बताना है। तो वेल डन, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी पोरबंदर, देन आपका आंसर सही है। तो आपको याद रखना है, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है ना, और इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को। तो ये भी याद रखना है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और कब हुआ था जन्म जो है गाइस, ये कब हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बढ़ेंगे गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है यहाँ पे, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे चमकीला प्लैनेट बताना है। शाइनिंग प्लैनेट कौन सा होगा? बृहस्पति होगा, मंगल होगा, शुक्र होगा या शनि होगा? सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे बिल्कुल फास्ट। मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ, आप सभी को बताना है ना। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो ये है हमारा शुक्र, यानी जिसको वीनस भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीनस। तो ये हमारा सौर मंडल का ना सबसे चमकीला ग्रह होता है। आइए जानेंगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देखिए, फैक्ट्स नंबर 1 ये है कि इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे भोर का तारा है ना, या फिर सांझ का तारा है ना, भोर का तारा कह लो या फिर इसको सांझ का तारा कह लो, या इसे जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों ने जान लिया। यानी सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और ये सबसे गर्म ग्रह है ना। ये भी आपको याद रखना है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है ना। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह यानी हॉटेस्ट प्लैनेट है ये। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह है ये हमारा शुक्र। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स जो हैं आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ेंगे गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला प्रश्न भी यहाँ पे प्लैनेट से ही है, ग्रह से ही है। पूछा जा रहा है लाल ग्रह जो है ये कौन सा है? बताना है, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह या अरुण ग्रह? सभी बच्चे बताएंगे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए ये टॉपिक जो है ना सोलर सिस्टम है, यानी सौरमंडल है, और इस टॉपिक से प्रश्न हमेशा आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो भी है ये भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। मंगल, शुक्र, शनि या अरुण? सभी बच्चे बताएंगे। तो वेल डन, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी मंगल, देन आपका आंसर सही है। तो मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है। और ये मंगल ग्रह लाल क्यों है? तो किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण, है ना। तो आयरन यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, आयरन ऑक्साइड के कारण जो है ये लाल है। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है गाइज। और शुक्र के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा इत्यादि नामों से जाना जाता है। बात करेंगे शनि। तो ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है ना आकार में। तो अगर आपसे पूछे कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आकार में कौन सा है, तो ये हमारा शनि है। यानी लिख सकते हैं आप लोग, है ना। सबसे बड़ा ग्रह तो भाई हमारा बृहस्पति होता है, जुपिटर होता है, लेकिन बृहस्पति के बाद आता है शनि। ठीक है, तो सौर मंडल का
दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है ये, है ना, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ेंगे गाइज अगले प्रश्न की तरफ। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, 2011 का क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ हुआ था गाइस, जल्दी बताएंगे यहाँ पे सभी बच्चे। 2011 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था, फिरोज शाह कोटला में, ईडन गार्डन में, वानखेड़े स्टेडियम में या चैपक स्टेडियम में, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सभी बच्चे। हाँ जी बिल्कुल फास्ट बताना है, मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट देख पा रहा हूं, तो आप सभी बच्चे बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिएगा। तो वेल डन माय स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी वानखेड़े स्टेडियम, देन आपका आंसर सही है, ठीक है। तो याद रखना है 2011 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वो भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था, और ये कहाँ खेला गया था, ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये भी याद रखिएगा ये फाइनल मैच किन दो टीमों के बीच हुआ था, किन दो टीमों के बीच हुआ था, तो भारत और श्रीलंका, जी हाँ प्यारे मित्रों, भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। चलिए इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी काफी ज्यादा शानदार प्रश्न है। मुस्लिम लीग, जी हाँ मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 ईस्वी में हुई थी या 1907 में या 1916 में या 1940 में, जल्दी से बताना है सभी प्रिय छात्रों को। जी हाँ दोस्तों सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे बिल्कुल फास्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बिल्कुल फास्ट बताएंगे सभी बच्चे। तो वेल डन, क्या बात है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 ईस्वी में हुई थी, है ना दोस्तों, 1906 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये भी बताओ, जल्दी से बताना है इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, तो ये ढाका के नवाब थे, यानी बंगाल की राजधानी ढाका, तो ढाका के नवाब आगम खां के द्वारा जो है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो मेरे प्यारे छात्रों, यानी देखिए इसकी स्थापना जो है यहाँ पे स्थापना किसके द्वारा हुई थी, देखिए इस प्रश्न का आंसर तो 1906 होगा यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी और इसके बाद स्थापना किसके द्वारा हुई थी, तो ये भी याद रखना है ढाका के नवाब, ढाका के नवाब आगम खां के द्वारा, ठीक है, ढाका के नवाब आगम खां के द्वारा जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी काफी अच्छा प्रश्न है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में आ चुका है। सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, रुपया है, रूबल है, टका है या नगुल्ट्रम है, सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न का जवाब। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की जो करेंसी है वो क्या है, तो जी हाँ प्यारे बच्चों यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी टका, देन आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है, ठीक है। आइए बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए बांग्लादेश की राजधानी जानेंगे, बांग्लादेश की राजधानी के बारे में, तो इसकी राजधानी कहाँ है, ढाका है ना। और देखिए बात करेंगे यहाँ की जो संसद है उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो जातीय संसद के नाम से, किस नाम से, तो जातीय संसद के नाम से हम लोग जानते हैं। और बांग्लादेश का सृजन कब हुआ, यानी बांग्लादेश कब आजाद हुआ, ये भी पूछा जा सकता है, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है 1971 ईस्वी में, है ना, 1971 ईस्वी में। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की जो संसद है उसको जातीय संसद कहते हैं, और ये आजाद कब हुआ था, 1971 ईस्वी में आजाद हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और भी देश की करेंसी दे रखी है, तो आइए उन सब के बारे में भी जो है हम लोग जान लेते हैं। तो फिलहाल मैं इसको करता हूँ इरेज, और भी क्वेश्चन है उसके बारे में आपको जानने होंगे, यानी और भी जो ऑप्शंस है उनको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पे जो आपको रूबल दिया हुआ है, ठीक है, रूबल ये किस देश की मुद्रा है, तो ये रूस की मुद्रा है, रूस देश है, और इस देश की मुद्रा क्या है, रूबल है, ठीक है। रुपया ये तो अपने देश भारत की मुद्रा है ना, भारत की मुद्रा क्या है गाइस, रुपया है। नगुल्ट्रम ये कहाँ की मुद्रा है, ये किस देश की करेंसी है दोस्तों, तो ये भूटान की करेंसी है, यानी भूटान
जिसकी राजधानी थिम्पू है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, नगुल्ट्रम है ना। चलिए इसके साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, यानी चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, पीली नदी को, नील नदी को, अमेजन नदी को या वोल्गा नदी को। सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे बिल्कुल फास्ट। हाँ जी बिल्कुल फास्ट आंसर करना है, हर एक विद्यार्थी आंसर करेंगे, हर एक बच्चा आंसर करेंगे। यानी पीली नदी को कहा जाता है या नीली नदी को, अमेजन नदी को या वोल्गा नदी को। सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे बिल्कुल फास्ट बताएंगे। यानी चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों पीली नदी को, पीली नदी को या फिर हवांगाहो नदी को। ठीक है, हाँ तो ये भी लिख सकते हो हवांगाहो, हवांगाहो नदी को भी जो है, वही दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन दोनों एक ही चीज़ है, नाम अलग है। यानी पीली नदी कह लो या हवांगाहो नदी कह लो। ठीक है, हवांगाहो है ना, हवांगाहो नदी, ये मतलब पीली नदी या हवांगाहो नदी है ना, एक ही नदी है, नाम अलग अलग है। तो इन्हीं को जो है चीन का शोक कहा जाता है। बात करेंगे नील नदी के बारे में, तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी है ना, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये हमारी नील नदी है। अमेजन नदी की बात करें तो ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अगर आपसे पूछा जाए गैस कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी है ना, विश्व की सबसे चौड़ी नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ये आपकी अमेजन नदी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गाइज यदि क्लास अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। और जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जो विद्यार्थी बिहार पैरामेडिकल 2023 की तैयारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों एक न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है 15 तारीख से। जी हाँ दोस्तों, 15 अक्टूबर से एक न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है। इस बैच में आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होंगे, जो भी पढ़ाया जाएगा वो लाइव रहेगा, यानी लाइव क्लासेस चलेंगी। उसके बाद आपको हर एक लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, और वीकली टेस्ट होगा और डाउट सेशन चलेगा। यानी यहाँ पर आपको एक कंप्लीट तैयारी मिलेगी पैरामेडिकल 2023 वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग कोर्स के बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप लोग दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हर एक जानकारी दी जाएगी। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। क्या है दोस्तों, हुपू है या जावाबाज है या हरा तीतर है या कौवा है। सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे बिल्कुल फास्ट। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। सभी बच्चे बताएंगे, हाँ जी सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब हो जाएगा, हरा तीतर। हरा तीतर जो है ये जापान का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए हुप्पू, तो हुप्पू जो है ये किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, बता सकते हो। सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे हुप्पू जो है ये किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये इजराइल का, इजराइल देश है। तो इजराइल देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, हुप्पू है, याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद जावाबाज, चलिए सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे जावाबाज जो है ये किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का ये क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, इंडोनेशिया, इसको अच्छे से लिख लो, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, जावाबाज है। कौवा, कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये बच्चों आपको याद रखना है भूटान का। अगर आपसे पूछा जाए कि भूटान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो कौवा है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, मैथिली कवि किसे कहा जाता है। मैथिली कवि के नाम से किस कवि को जाना जाता है, विद्यापति जी को या लालदास जी को, सीताराम झा को या चंदा झा को। सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे बिल्कुल फास्ट इस प्रश्न का जवाब देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेल डन मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी विद्यापति, देन आपका आंसर सही है। तो मैथिली कवि जो है ये विद्यापति को कहा जाता है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, यानी भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। बताएंगे सभी बच्चे,
भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, मिजोरम है, मध्य प्रदेश है या आंध्र प्रदेश है? सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे। बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे हर एक स्टूडेंट। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश, देन आपका आंसर सही है। तो भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। और यदि ये पूछता है कि भारत का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला राज्य, यहाँ पर सर्वाधिक ना देकर अगर मान के चलो प्रश्न ऐसे रहता है कि भारत का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला राज्य, चलिए जल्दी से बताएंगे। देन कौन सा राज्य हो जाता? तब आपका हरियाणा हो जाता। कौन सा राज्य हो जाता मित्रों? हरियाणा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चों का करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे और अगला प्रश्न है ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन या फिर स्वामी विवेकानंद जी या स्वामी दयानंद सरस्वती? सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न का जवाब। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? सभी बच्चे बताएंगे। तो वेल डन, यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए यानी राजा राम मोहन राय, देन आपका आंसर सही है। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं आप लोग कि भाई ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो ये भी लिख लीजिए किस वर्ष हुई थी प्यारे मित्रों। तो ये हुई थी 1828 ईस्वी में, ठीक है। 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। चलिए इसके बाद जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको, पोलियो के पीने वाले टीके का आविष्कार कौन किया था? पिनकस, रॉबर्ट कोच या क्रोपोस्की या बैटिंग? सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे, सभी बच्चे बताएंगे। देखिए पोलियो के पीने वाले टीका यानी पोलियो का जो पीने वाला टीका था उसका आविष्कार कौन किया था? तो उसका आविष्कार क्रोपोवस्की के द्वारा किया गया था, ठीक है। लेकिन यदि प्रश्न इस प्रकार पूछे कि पोलियो वैक्सीन के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी, तब बताओ आंसर क्या होगा? पोलियो वैक्सीन के टीके की खोज यानी पोलियो वैक्सीन के इंजेक्शन की खोज। अगर प्रश्न ऐसे पूछता कि पोलियो वैक्सीन के इंजेक्शन की खोज, है ना, इंजेक्शन की खोज किसके द्वारा की गई थी? आ रखा है ये प्रश्न, आ रखा है। तो ये किया गया था जॉन साल्क जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पोलियो के पीने वाला टीका की खोज क्रोपोवस्की ने किया था, लेकिन पोलियो वैक्सीन के इंजेक्शन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जॉन साल्क के द्वारा किया गया था। याद रखना है, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्रिएट कर सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मुजफ्फरपुर में, सोनपुर में, छपरा में या आरा में? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सभी बच्चे। एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? तो वो किया जाता है बच्चों सोनपुर में, है ना। सोनपुर कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। चलिए इसके बाद यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है ईरान का प्राचीन नाम यानी पुराना नाम। देखिए देश का प्राचीन नाम, नवीनतम नाम, इन सब से भी क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल की परीक्षा में पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सभी बच्चे बताएंगे। तो देखिए ईरान का प्राचीन नाम पर्शिया या फिर फारस, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। यानी ईरान का जो प्राचीन नाम था फारस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। या कहीं कहीं फारस नहीं भी दिया रहेगा तो पर्शिया दिया रहेगा, ठीक है, पर्शिया, तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए निप्पन बात करेंगे तो ये किस देश का प्राचीन नाम था? तो जापान का, है ना। अगर आपसे पूछे कि जापान का प्राचीन नाम यानी पुराना नाम क्या था? निप्पन था, ठीक है। श्याम की बात करेंगे तो जल्दी से बताएंगे श्याम ये कहाँ का प्राचीन नाम है? तो ये थाईलैंड एक देश है और इस देश का प्राचीन नाम क्या है? श्याम है, ठीक है। चलिए इसके बाद अपर वोल्टा, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे अपर वोल्टा जो है ये किस देश का प्राचीन नाम है? अपर वोल्टा, तो ये बच्चों भूकिरना
फारसो। देखिए इस कंट्री का नाम थोड़ा अलग है, मे भी आप लोग पहली बार नाम सुनो इसका। क्या नाम है? बुकिर्ना, बुकिर्ना, ठीक है, बुकिर्ना फारसो, बुकिर्ना फारसो, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे बुकिर्ना फारसो एक देश है और उस देश का प्राचीन नाम क्या था? अपर वोल्टा, ठीक है। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अच्छा ये देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, थाईलैंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई किस क्षेत्र में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो थाईलैंड होगा, है ना। किस क्षेत्र में आ रखा है ये क्वेश्चन। अगर प्रश्न आपसे कोई पूछता है कि किस क्षेत्र में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, है ना, किस क्षेत्र में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, है ना। देखिए हाथी किस क्षेत्र में जो है सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, तो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं यानी किस देश में पाए जाते हैं? तो थाईलैंड में पाए जाते हैं, याद रखना है सभी मित्रों को। चलिए इसके बाद आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो बताना है आपको कि महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है, नीम है, बरगद है या आम है? सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे महाराष्ट्र का, यहाँ पे क्या बताना है आपको? राष्ट्रीय वृक्ष बताना है। हाँ जी सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है, बच्चे बता रहे हैं सर ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र का राष्ट्रीय वृक्ष क्या होगा? आम होगा। अब देखिए बात करेंगे पीपल, तो पीपल जो है ये किस राज्य का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो ये आपको होमवर्क में बताना है, ठीक है, ये आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ। और यहाँ पे नीम के बारे में मैं यदि पूछूं कि नीम जो है ये किस राज्य का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो ये आंध्र प्रदेश का, ठीक है। और बरगद की मैं बात करूं तो बरगद जो है ये किस राज्य का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो ये एमपी का है, यानी मध्य प्रदेश का है, तो आपको याद रखना है। लेकिन ये पीपल आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि ये किस राज्य का राष्ट्रीय वृक्ष है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करेंगे और इस क्लास का फीडबैक भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सभी स्टूडेंट अवश्य दीजिएगा, क्योंकि आपके एक फीडबैक से काफ़ी ज़्यादा खुद को मोटिवेट फील करता हूँ और मन करता है कि ऐसी वीडियोस आपको रेगुलर कंटिन्यूस बेसिस पे देते रहूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है इस क्लास का फीडबैक वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में नई जोश नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।